अशोक साहब की सारी पेंशन बेटा और बहू खा गए और अशोक साहब लकवा अटैक में बिस्तर के हो गए। वह दो दो दिन भूखे गंदगी में पड़े रहते। जब महीने बाद पेंशन लानी होती तो बेटे को बाप का ख्याल आ जाता। एक दिन अशोक साहब की बेटी आई तो बाप की हालत देखकर बोले, पापा का इलाज करवाइए। तो भाई कहने लगा, मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है। इतना सुनना था कि इसने भाई को अपने हाथ से उतारे सोने के कंगन दिए और कहा, पापा का इलाज करवाइए। और भाभी ने कंगन बेचे और शिमला घूमने चले गए और सोचा जब तक वापस आएंगे तब तक पापा से भी जान छूट चुकी होगी। जब शिमला में पैसे खत्म हुए तो वह वापस घर लौटे तो इनके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि रागिनी ने अपनी जान से प्यारे बाप की हालत देखी तो इसका दिल खून के आंसू रोने लगा था, क्योंकि वह बाप जिसने अपनी औलाद को फूलों की तरह पाला था, माँ की ममता और बाप की साया दोनों एक साथ दी थी, वह आज इस हाल में पड़ा था कि इनका बिस्तर गंदगी से भरा था और बहू या बेटे को साफ करने की जरूरत तक गंवारा ना थी। रागिनी अपने बाप की हालत देखकर तड़प उठी थी। इसके बाप अशोक को जब से लकवा हुआ था और वह बहू बेटे के आसरे पर पड़े थे तब से ही वह हड्डियों का ढांचा बन गए थे। दो दो दिन तक इन्हें खाने को कुछ न मिलता था, क्योंकि बहू और बेटा तो यही चाहते थे कि वह बिस्तर पर पड़े सिसक सिसक कर मर जाएं और हमें इनकी सेवा न करनी पड़े। रागिनी ने अपने पापा अशोक साहब को खुद साफ किया। इनका बिस्तर बदला जो ना जाने कितने दिनों से इनके नीचे पड़ा था, जो गंदा और बदबूदार हुआ पड़ा था। ना जाने अशोक साहब कैसे इस बिस्तर पर सोते थे, ना जाने इन्हें रात को कैसे नींद आती थी होगी, मगर नींद भी कहाँ आती होगी। भूखे पेट भला नींद कहाँ आती है इंसान को। रागिनी को अपने भाई की इस तरह बेपरवाह की उम्मीद नहीं थी। वह खुद शादीशुदा थी, बाल बच्चों वाली थी और दूसरे शहर में रहती थी। कभी कभार ही बाप की तड़पें आ जाती थी और इसकी यह हालत देखकर बहुत तड़प जाती थी। अशोक साहब का एक बेटा और एक बेटी तो थे, जिनको बचपन से ही उन्होंने खुद पाल पोस कर जवान किया था, क्योंकि अशोक साहब की बीवी रागिनी की पैदाइश के 5 साल इस दुनिया से जा चुकी थी और तब से अशोक साहब ने ही इन दोनों बच्चों को माँ और बाप बनकर पाला था। वो एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी करते थे और इन्हीं से ही इन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश की थी। इन्हें पढ़ाया लिखाया था और इनकी शादियाँ करके अपना फर्ज अदा किया था कि अब तो घर बैठकर कुछ अरसा सुकून में रहेंगे। मगर अशोक साहब का यह ख्वाब ख्वाब ही रहा, क्योंकि अब भी असल रिश्तों की पहचान का वक्त हुआ था। अशोक साहब जैसे ही रिटायर हुए इन्हें लकवे का दौरा पड़ गया और यह अटैक इतना शदीद साबित हुआ कि वह बिस्तर के ही होकर रह गए। और जिस औलाद को इसने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, आज वही बेगानी हो गई थी। खास तौर पर इनका बेटा राजन, जिसने शादी के बाद अपने बाप को बिल्कुल भी फरामोश कर दिया था। इसे अपने बाप की ज़रूरत सिर्फ हर महीने की पहली तारीख को पड़ती थी, क्योंकि इस तारीख को पेंशन आनी होती थी। अशोक साहब की रिटायरमेंट पर जितनी पेंशन इन्हें मिली थी वह लाखों में थी और अशोक साहब को तो इसमें से कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि सारे पैसे राजन ने वसूल किए थे, यह कह करके कि पापा का बोझ अब हमने ही उठाना है। बहन को भी अपना हिस्सा नहीं दिया था। अशोक साहब बहुत ही ज़्यादा बेबस हो गए थे, क्योंकि बेटे जब जवान हो जाएं तो बाप के मुंह को आ जाते हैं। यही हाल राजन का भी था। इसने भी अपनी आंखें अपने माथे पर रख ली थी और बिल्कुल अपनी बीवी के नक्शे कदम पर चलने लगा। जैसे जैसे इसकी बीवी इसके कान भरती थी वह वैसे वैसे ही करता था। वह पूरी तरह बीवी का गुलाम था। इसने अपने बाप के एहसान बिल्कुल भूल चुके थे, क्योंकि इसके बाप ने तो माँ की कमी भी पूरी की थी और बाप की भी। औलाद को पढ़ाया लिखाया था, मगर वह फिर भी बाप के पैसों के लालच में ही थे। रागिनी की शादी तो अशोक साहब ने अपने बहन के बेटे से कर दी थी, जो कि दूसरे शहर में रहते थे। वह अपने घर में खुश थी, इसलिए इसने कभी भी बाप से पैसे नहीं मांगे थे। वैसे भी वह एक खुददार और एहसान वाली बेटी थी, राजन की तरह खुदगर्ज नहीं थी, क्योंकि माँ बाप की आखिरी उम्र में बेटियां ही इनका सहारा बनती हैं। बेटे तो इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अब जब कभी रागिनी आती और अपने बाप का यह हाल देखती, जिसने कभी अपने जिस्म पर एक बूंद मैल भी नहीं चिपकने दी थी, इनका यह हाल देखती तो खून के आंसू रोती थी। अपने भाई को बार बार एहसास दिलाती कि पापा जी का कुछ ख्याल किया करो, क्योंकि अशोक साहब ने अपनी सारी जमा पूंजी राजन पर लुटा दी थी, मगर वह बहुत ही नमक हराम था। आज भी रागिनी जब अशोक साहब से मिलने और इनकी खैरियत पता करने आई
तो अपने बाप की यह हालत देखकर खून के आंसू रोने लगी, क्योंकि इसके बाप का बिस्तर भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। यूँ लगता था जैसे इतने दिनों से इसे साफ ही नहीं किया गया हो। रागिनी साथ साथ रो रही थी, अपने बाप से माफ़ी मांग रही थी और इनका बिस्तर भी बदल रही थी। अशोक साहब भी बस आंखों से आंसू बहा रहे थे, क्योंकि फलीज होने की वजह से इनकी जबान भी हरकत नहीं करती थी। जब राजन काम से घर वापस आया तो रागिनी ने इसे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी कि राजन देखो तो सही, पापा जी का क्या हाल हो गया है। वह बिल्कुल ही बिस्तर पे होकर रह गए हैं और सफाई वगैरह भी नहीं करते। तुम लोग खुद नहीं कर सकते तो कोई नर्स रख लो इसके लिए। इन्होंने आज तक जितना भी कमाया है वह तुम पर ही तो लुटाया है। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम अपने बाप पर इनके इस हाल पर रहम करो। खुदा ना करे कि तुम भी कभी यह वक्त आए और तुम्हारी हालात औलाद भी ऐसे मुंह मोड़ ले तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। रागिनी ने अपने भाई पर काफ़ी क्या गुजरेगी रागिनी ने अपने भाई पर काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हमला किया था, मगर इसके कान पर जू नहीं रेंगी थी। रागिनी कहने लगी कि पापा जी के इलाज भी करवा लो, इसकी सारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी है और दिन ब दिन वह खुदा सूख कर कांटा बनते जा रहे हैं। क्या तुम्हें इन सब पर भी जरा भी तरस ना आता। क्या तुम इनकी सारी मेहरबानियाँ भूल चुके हो। इसने जैसे भाई को एहसान दिलाना चाहा था, मगर इसका तो खून बिल्कुल ही सफ़ेद हो चुका था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए बाप के इलाज के लिए। मैं कौन सा अमीर हूँ या मेरी धंधा चल रही है। वह इस कदर से मोती से बोल रहा था कि रागिनी दंग रह गई। कहने लगी कि पापा की पेंशन सारी तुमने ही रखी है, मैंने तो इसमें से अपना हिस्सा भी नहीं लिया और महीने बाद जो पापा की पेंशन आती है वह भी अच्छी खासी रकम होती है। क्या इसमें पापा की दवाइयाँ भी नहीं आ सकती। तुम्हारे इतने ही खर्चे हैं क्या, पूरे ही नहीं हो रहे हैं। जिस पर राजन खुद से बोला कि तुम्हारी नज़र तो उसी पेंशन पे ही अटकी हुई है। शादी के वक्त तुम्हें पापा ने इतना ज़्यादा दहेज दिया था, मैंने तो कोई सवाल नहीं किया था कितना ज़्यादा दहेज है। और राजन की इस बात पर तो रागिनी बिल्कुल सख्ते में आ गई थी। राजन इस तरह बेपरवाह था कि कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, ना ही एहसास दिलाने का, क्योंकि ना तो इसमें शर्म थी और ना ही एहसान नाम की कुछ चीज़। रागिनी खामोशी से अपने भाई के पास से उड़ गई। रागिनी अपने बाप को इस हाल में देख छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर इसके पास कोई और चारा ही नहीं था। वह इस घर से निकल आई। ना जाने इसके पीछे इसके बाप की क्या हालत हुई होगी। आज तो इसने अपने बाप को खाना भी खिला दिया था और इसके कपड़े भी बदल दिए थे और वह जानती थी कि इसके बाद इसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, मगर इसे घर भी तो मजबूरी थी। बार बार इसके पति की कॉल आ रही थी कि तुम घर क्यों नहीं आ रही, बच्चे रो रहे हैं, तुम कहाँ चली गई हो। रागिनी बेचारी बहुत मजबूर थी, मगर इसका दिल गम से फटा जा रहा था। आज तो राजन के रवैये ने दिल तोड़ कर रख दिया था, क्योंकि बेटा इस कदर सख्त दिल कैसे हो सकता था कि बाप की सारी मेहरबानियाँ ही भूल जाए, एक लम्हे में सब फरामोश कर दिया जाए। यह सोचते सोचते रागिनी घर चली गई। इसके घर के हालात भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि वह अपने बाप के लिए दवाइयाँ ले सके या इसका इलाज करवा सके या इसके कोई नर्स रख सके। रागिनी के पति की कपड़ों की दुकान थी और इसमें मुश्किल से बच्चों का ही गुजारा होता था और अपना पेट भरता था। ऊपर से बच्चों के स्कूल के खर्चे भी अलग थे, इसलिए रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपने बाप की मदद करे, जो कि महीने की तनख्वाह होने के बावजूद भी अपने बेटे के रहमो करम पर पड़ा था। और बहू तो इस कदर घमंडी दिल की थी कि इससे बात करना ही फजूल था। यकीनन राजन के कान भर भर कर इसने भी राजन को अपने जैसा बना लिया था, इसलिए किसी भी किस्म की कोई भी जज्बाती ब्लैकमेलिंग इस पर असर नहीं कर रही थी। रागिनी जानती थी कि हर महीने की पहली तारीख को राजन पापा को नहला धुलाकर तैयार करते हैं ताकि वह इसके साथ जाएं और पेंशन ले सकें। तब तो इसे बड़ा ख्याल आ जाता है पापा को नहलाने का, तब तो इसे घिन नहीं आती थी। पापा से ना ही इसे कोई अपना काम याद आता था, क्योंकि इसे पापा से मतलब होता था कि पेंशन की सारी रकम वह हथिया ले। वह दोनों मियाँ बीबी ही अय्यास फराज थे। 4 दिनों में पैसे उड़ाकर रख देते थे और फिर सारा महीना अपनी किए का रोना रोते थे कि महीना कैसे गुजरेगा। सुनते तो वह अशोक साहब को ही थे कि हम खुद इतनी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, आपको दवाइयाँ कहाँ से ला कर देंगे और खिलाएं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और रागिनी कुछ दिन बाद अपने पापा के घर दोबारा आई। इसने अपने दुपट्टे के पल्लू में कुछ चीज़ बांध रखी थी जो शायद वह अपने घर वालों से भी छुपा कर लाई थी। वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि इसके सोने के कंगन थे, जो कि अशोक साहब ने ही इसे पहनाए थे। इसकी शादी के वक्त वो सोने के कंगन शायद आज पापा के ही काम आ जाते, क्योंकि
इसने अपने पति से छुपाकर ये काम किया था। इसका पति भी राजन की तरह ही लालची तबीयत का मालिक था। वह भी कहता था कि बस अपना पेट भी ये इतनी मुश्किल से पाल रहे हैं, अब दूसरों का बोझ अपने सर पर क्यों ले। वैसे भी इसके छोटे छोटे बच्चे थे, इनके मुश्किल का भी सवाल था। मगर कल सोम को सिर्फ इस वक्त अपने बाप की इस हालत को बेहतर बनाना था, इसलिए इसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वह सोने के कंगन बेचकर पैसे इनके इलाज पर लगा दे, ताकि अशोक साहब कुछ तो चलने फिरने के काबिल हो सके और अपने बेटे को और बहू के मोहताज होकर ना रहें, क्योंकि मोहताज बहुत बड़ी लानत है। रागिनी जब अशोक साहब के पास आई तो इनकी हालत वैसी ही थी जैसे एक फकीर की होती है जो रहमो करम पर पड़ा हुआ हो। वह बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे। जैसे वह रागिनी का चेहरा देखते इनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ जाती थी। वह रागिनी को ऐसे देखते थे जैसे भूख से बच्चा अपनी माँ को देखता है, और रागिनी अपने बाप की यह नज़रें सह नहीं पाती थी। शर्म से पानी पानी हो जाती थी, इसकी नज़रें झुक जाती थी। मगर वह बेचारी भी क्या करती, इससे घर की मजबूरियां थी। आज भी वह बड़ी मुश्किल से पति से जान बचाकर और बच्चों को पड़ोसन के हवाले करके आई थी कि इन्हें जरा संभाल लेना, मैं अपने बाप की तरफ जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। रागिनी ने सबसे पहले तो अपने बाप का बिस्तर बदली किया, इनको नए और उछले कपड़े पहनाए और इनकी बदबू ख़त्म की। अशोक साहब थोड़े से आसूदा हो गए थे। इनकी नज़रों में रागिनी के लिए शुक्रगुजारी थी। हालांकि वह रागिनी के बाप थे, फिर भी वह इसका शुक्र अदा कर रहे थे। यह भी जमाना आना था कि बाप अपनी औलाद का एहसानमंद हो जाए। हालांकि बाप के एहसान तो इतने होते हैं कि औलाद इन्हें चाह कर भी अदा नहीं कर सकती, इनका हक अदा नहीं कर सकती। रागिनी की आंखों में अपने बाप की ऐसी नज़रों देखकर आंसू आ गए। कहने लगी कि पापा मुझे इस तरह से ना देखें, मैं तो आपका कोई भी एहसान अदा नहीं कर सकती जो आपने हम बहन भाइयों पर किया है। मगर भाई तो एहसान फरामोश निकला, इसे तो अपनी बीबी से ही फुर्सत नहीं है, वह हर वक्त इसके कान भरती रहती है। रागिनी अपने बाप के सामने फट पड़ी, क्योंकि बाप की हालत देखकर इसका दिल फटने के करीब था। मगर अशोक ने हाथ के इशारे से इसे मना कर दिया कि ऐसे मत कहो। वह अपनी नज़रों से ही इसे सारा कुछ समझा रहे थे, क्योंकि इन्हें अपने बेटे से भी कोई शिकवा नहीं था। कैसे बाप थे, कितना बड़ा दिल था, ऐसे बाप तो नसीब वालों को ही मिलते हैं। मगर राजन तो सदा का बदनसीब था। जरूर वह अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पछताएगा कि इसने अपने बाप के साथ क्या किया, क्योंकि माँ बाप के साथ की गई ज्यादती का बदला इंसान दुनिया में ही अदा करके जाता है। मगर अशोक साहब फिर भी राजन के लिए बद्दुआ नहीं कर रहे थे। रागिनी अशोक साहब की हालत दुरुस्त करने के बाद राजन के कमरे में चली गई, जो कि एसी के नीचे पड़ा आराम कर रहा था। रागिनी का बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे और इससे कहे कि एसी का बिल अदा करने के पैसे आ जाते हैं, मगर पापा की दवाइयों के चंद हजार तुम्हारे पास नहीं हैं, क्योंकि तुम्हें अपनी अय्यासियों से फुर्सत मिले तो तुम पापा का ध्यान करो। मगर वह यह सब कुछ सोच कर ही रह गई, क्योंकि वह अपने भाई से दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी। यह ना हो कि अशोक साहब पहले वाली हालत से भी बुरी हालात में आ जाएं। इसलिए वह बड़े स्वभाव से राजन के पास बैठी और अपनी चादर के नीचे से छुपे कंगन निकाल कर राजन को थमा दिए। कहने लगी कि यह कंगन मेरी शादी के हैं, जो कि पापा ने मुझे तोहफे के तौर पर दिए थे, मगर इनके एहसान मेरी ज़िंदगी पर इतने ज़्यादा हैं कि मैं चाह कर भी इनके बदले नहीं दे सकती। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मगर यह कंगन है, तुम इन्हें बेचकर पापा का इलाज करवाओ, क्योंकि मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं पापा के पीछे अस्पतालों के धक्के खा सकूं। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से अपने पति से नज़र बचाकर आई हूँ। वह रागिनी की बातें सुन रहा था, यह नहीं, मगर इसकी नज़रें जैसे कंगन में गड़ सी गई थी। अचानक इसकी बीवी भी कमरे में आ गई। कहने लगी, अरे सोने के कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? इससे पहले कि रागिनी कंगन छुपाती, इसने खुद ही देख लिए थे। अब रागिनी चाहकर भी इसको छुपा नहीं सकती थी, क्योंकि इसे लगता था कि कहीं इसकी बीवी कंगन भी हथिया न ले और इसके बाप का इलाज फिर होने से रह जाए। राजन ने वह कंगन लिए कहने लगा कि तुम फिक्र क्यों करती हो रागिनी, वह भी मेरे बाप हैं और मुझे भी इतने ही अजीज हैं जितने कि तुम्हें। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं इनका जरूर इलाज करवाता, मगर तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने अपने बाप की परवाह की। आखिर को बेटियां ही बाप के काम आती है। मैं तो शायद बदकिस्मत हूँ जिसे बाप की खिदमत करना भी नसीब नहीं हुआ। वह इतनी ढिठाई से अपने बेशर्मी के किस्से सुना रहा था कि रागिनी चाह जल कर रह गई, मगर मुंह से कुछ न बोली। कहने लगी कि इन कंगन को बेच दो और पापा का इलाज करवाओ, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर इनकी मोहताज दूर हो जाएगी तो तुम लोगों को भी
ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगी। रागिनी ने राजन को समझाते हुए कहा। राजन ने कहा कि तुम फिक्र ना करो और बेफिक्र होकर घर जाओ, पापा का इलाज मुझ पर छोड़ दो। राजन ने जल्दी से वो कंगन अपनी जेब में रख लिए ताकि रागिनी का इरादा बदल ना जाए। इसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि अच्छी बेवकूफ़ बहन है, अपने लुटेरे भाई को सोना दिखाकर इसका इनाम खराब कर रही है। रागिनी बेचारी भोली भाली सी थी, इसे इस तक यकीन नहीं था कि इसका भाई इस कदर बेईमान निकलेगा। मगर जब इंसान की मान डगमगा जाए तो वह फिर अपनी ही नज़रों में गिरता चला जाता है और दूसरों की नज़रों में भी। रागिनी के जाने के बाद राजन कंगन को गौर से देख रहा था कि कहीं यह नकली तो नहीं। इसकी बीबी आई और राजन के हाथ से कंगन झपट लिए। कहने लगी, यार इतने खूबसूरत कंगन हैं, मुझे तो किसी ने नहीं पहनाए। हालांकि ससुराल वालों का हक होता है कि बहू को कंगन पहनाएं। राजन अपनी बीबी को देखता रहा। कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो, मैं इन कंगन का क्या करूं? वह तो बिल्कुल ही अपनी बीबी का गुलाम था। जो बात वह कहती थी राजन वही करता था। यूँ लगता था जैसे इसकी बीवी ने इस पर कोई जादू किया हो और इसे अपना गुलाम बना दिया है। एकदम से कहने लगी कि उफ, कितनी गर्मी है यहाँ, बार बार बिजली कटौती हो जाती है। दिल्ली का मौसम तो तुम्हें पता है किस कदर गर्म है, और तुम तो मुझे हनीमून पर भी नहीं लेकर गए थे। मुस्कुरा दिया। कहने लगा, तो क्या हनीमून पर जाने का इरादा है तुम्हारा? जिस पर इसकी बीबी कहने लगी कि इरादा तो अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर हमदर्दी का जज्बा ना जागा तो हनीमून पर जाने में क्या खराबी है। इसका इशारा शायद राजन के बाप की तरफ था। राजन कहने लगा कि पापा का इलाज अब मुमकिन नहीं है। रागिनी तो झल्ली है, इसे कुछ पता ही नहीं है। भला फलीज का इलाज भी मुमकिन हो सकता है क्या? इसलिए पापा पर पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। और राजन की बीबी यही तो चाहती थी। कहने लगी कि चलो शिमला घूमने चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। यह कहते साथ ही राजन और इसकी बीबी शिमला जाने की तैयारियां में लग गए। राजन ने वह कंगन एक सुनार को बेचकर पैसे अपनी जेब में डाली। इसने पापा को थोड़ी बहुत दवा के पैसे दिए और अपनी बीबी के साथ चलता बना। वह दोनों मियाँ बीबी अय्यास किस्म के थे। इनके हाथ में रुपये आ गए थे। अब जब तक वह इन्हें उड़ा ना देते, इन्हें सुकून कहाँ मिलना था। इधर रागिनी अपने घर में सुकून से थी कि अब तो इन पैसों से पापा के इलाज हो जाएगा। रागिनी के वह कंगन इसके पति ने लॉकर में छुपा कर रखे हुए थे और लॉकर की चाबी उस दिन रागिनी के हाथ लग गई थी, जिसकी वजह से इसने कंगन निकाल लिए थे। आज इसका पति देर में घर आया। कहने लगा कि लॉकर की चाबी कहाँ है? रागिनी परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ, खैरियत तो है? जिस पर इसका पति कहने लगा कि मेरी दुकान में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, लगता है मुझे वह कंगन बेचने पड़ेंगे ताकि मैं इस खर्चे को पूरा कर सकूं, वरना हम सड़क पर आ ना जाएं। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और रागिनी के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। इसका बीपी एकदम से लो होने लगा। जैसे ही इसके पति ने लॉकर खोला, कंगन वहाँ से गायब थे। वह रागिनी पर चीखने चिल्लाने लगा। कहने लगा कि तुमने कंगन कहाँ गुम किए हैं? कंगन मुझे निकाल कर दो, वरना इस घर से चली जाना। रागिनी इनकी मिन्नत करने लगी कि मेरे पापा बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए मैंने कंगन बेचकर इनके इलाज के पैसे राजन को दिए। उसका पति कहने लगा कि राजन तो अपनी बीबी के साथ शिमला घूमने चला गया है, यकीनन वह तुम्हारे ही कंगन के पैसों से सैर सपाटे करने गया है। तुम जाओ और अब अपने पापा का इलाज खुद ही कर दो। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसको इसके घर से निकाल दिया। इधर रागिनी रोती धोती अपने बाप के घर पहुंची। इसके बाप की हालत वैसी ही वैसी थी। इसकी जेब में 4 पैसे डालकर गया था राजन। रागिनी तो सर पकड़कर बैठ गई। इधर राजन अपनी बीबी के साथ शिमला में गुलछर्रे उड़ा रहा था। वह तो यूं लग रहे थे जैसे नए नए शादीशुदा जोड़े हों। जब वह मौज मस्ती करके और पैसे लुटाकर हनीमून से वापस घर आए तो घर आते साथ ही आसमान इनके सर पर आ गिरा। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अशोक साहब बहुत ही खुशहाल हंसते मुस्कुराते हुए घर में बैठे थे। अब तो वह चल फिर भी सकते थे और रागिनी इनकी देखभाल में लगी हुई थी। बच्चे बाहर में खेल रहे थे। इतनी ज़्यादा खुशहाली घर में देखकर राजन के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वह अशोक साहब के पास आया और कहा कि पापा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि आपने अपना इलाज करवा लिया और ठीक भी हो गए? जिस पर अशोक साहब ने कहा कि मेरा एक दोस्त था जिस पर मैंने कभी एहसान किया था, वह एक डॉक्टर है, उसी ने मेरा मुफ्त में इलाज किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ।
मैं तो अपनी बेटी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि इसी ने मेरे दोस्त से संपर्क किया था, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ही गैर हो रही थी। और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है, मेरी जितनी भी धन दौलत और घर है, सब दौलत रागनी और इसके बच्चों का कर दूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरी कोई औलाद नहीं है। राजन बाप के कदमों में गिर गया, लेकिन बाप ने ऐसे बेटे को हमेशा के लिए घर से बेदखल कर दिया। रागनी इधर ही रहेगी अपने बाप के साथ अपने घर में, और जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलते रहेंगे वह मैं रागनी और इसके बच्चों पर खर्च करता रहूँगा, क्योंकि ऐसी बेटियां तो खुदा दुआओं से देता है। राजा अपने बाप की बात सुनकर परेशान हो गया और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि इसने अपने बाप की शकल में बहुत बड़ा खजाना अपने हाथ से लुटा दिया था। अब सिवाय पछतावे के इसके पास कुछ हासिल ना हो सका था, क्योंकि वह पहले ही बाप की ही कमाई पर पल रहा था। दोस्तों, माँ बाप भगवान के समान होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी सेवा करें। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।